हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय वीड मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, खरपतवार को परिभाषित कीजिए। खरपतवारों के हानिकारक प्रभाव को लिखिए। ठीक है, पूछा है वीड क्या होता है, उसको परिभाषित करना है। और जो वीड है उससे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है, ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट को। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे खरपतवार क्या होता है, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। तो खरपतवार क्या होता है। तो कवक के अतिरिक्त कोई भी पौधा या वनस्पति जो लोगों के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करता है, उसे वीड बोलते हैं, उसे खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कवक के अतिरिक्त कोई भी पौधा हो या कोई भी वनस्पति हो जो कि लोगों के उद्देश्य को और आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करता हो, उसे क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि वीड क्या होता है। या वह प्लांट जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, उसको वीड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे दूब है आपके खेत में, तो आपका दूब दूब से आपका क्या आर्थिक महत्व, कोई आर्थिक महत्व नहीं है, तो वह क्या हो गया, वह आपका वीड हो गया। ठीक है, बहुत सारे खरपतवार खेत में जहाँ जर्मिनेशन होता है उनका, तो उनका क्या होता है, कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। तो जिस भी फसल का कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, उसे हम वीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब गेहूं है तो गेहूं का कुछ आर्थिक महत्व है, गेहूं का आप बेच सकते हैं, तो गेहूं क्या है, वीड नहीं है। धान है तो धान को भी आप लोग बेच सकते हैं, वह क्या है, वह अभी वीड नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा पौधा हो जिसका कोई आर्थिक उद्देश्य न हो, उसको बोलते हैं वीड या खरपतवार। ठीक है, तो वह प्लांट जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, उसे वीड कहते हैं। डॉक्टर बील के अनुसार देखेंगे, तो डॉक्टर बिल ने बताया कि खरपतवार वह पौधा होता है जो अनचाहे स्थान पर उगता है। ठीक है, खरपतवार वह पौधा होता है जो कि जहाँ जहाँ पर उग जाए, जहाँ आप नहीं चाहते वहां पर उग जाता है। ठीक है, आप किसी फसल की बुआई करेंगे, उसमें अपने आप खरपतवार जो है उसका जर्मिनेशन हो जाता है, खरपतवार निकल जाता है। ठीक है, आप किसी भी फसल की बुआई करेंगे, उसमें क्या होता है, खरपतवार निकल जाता है। घर पे भी खरपतवार निकल जाता है, कहीं कहीं उसको भी यदि जगह मिल गया तो घर पर ही निकल जाएगा। मतलब जहाँ पर ना चाहे वहीं पर यह खरपतवार निकल जाता है। ठीक है, तो इसको किसने बताया, डॉक्टर बिल ने बताया कि खरपतवार वह पौधा होता है जो कि अनचाहे स्थानों पर उगता है। ठीक है, आगे देखेंगे। खरपतवार वह पौधा होता है जिससे लाभ की अपेक्षा हानि करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, खरपतवार वह पौधा होता है जिससे लाभ तो कम होता है लेकिन हानि बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, खरपतवार से कुछ लाभ भी है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हानि होता है। ठीक है, तो खरपतवार जो होता है वह पौधा होता है जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। चलिए देखते हैं सब। अब ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि खरपतवार क्या होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि खरपतवार का क्या हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे इसका। ठीक है, कोई पूछ दिया खरपतवार क्या होता है तो आप सीधे बोलिएगा, वह पौधा जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है उसको बोलते हैं खरपतवार। या खरपतवार वह पौधा होता है जो कि चाहे जहां पर उग जाए, जिस स्थान पर हम ना चाहे उस स्थान पर ही उग जाए, उसको बोलते हैं खरपतवार। चलिए इसके हानिकारक प्रभाव देख लेते हैं। तो पहला है, फसल उत्पादन में खरपतवार प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा और कम उत्पादन। ठीक है, तो फसल एवं खरपतवारों के पौधे खेतों में एक साथ उगते हैं। ठीक है, जब हम खेत में फसल को उगाते हैं, उस समय फसल के साथ साथ खरपतवार के पौधे भी एक साथ उगते हैं, और दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। और जो खरपतवार होता है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि खरपतवार स्वाभाविक रूप से फसलों की तुलना में अधिक दृढ़ होता है, अतः इस स्पर्धा में फसलों को दबा देता है। ठीक है, देखेंगे आप कि यदि किसी दो क्रॉप, मतलब किसी क्रॉप को आप खेत में बुआई करेंगे ना, तो उससे पहले खरपतवार निकलेगा और उससे तेजी से बढ़कर क्या करेगा, उस पौधे को दबा देगा यदि उस खरपतवार को न निकाला गया तो। ठीक है, तो खरपतवार स्वाभाविक रूप से फसलों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, इसलिए इस स्पर्धा में फसलों को दबा देते हैं, जिससे यील्ड में कमी आती है, यील्ड लॉस हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस। उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी कर देते हैं। ठीक है, खरपतवार जो होते हैं क्या करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में भी कमी कर देते हैं। तो खरपतवारों की संक्रमणता के कारण फसल एवं पशु के उत्पाद दोनों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी आ जाती है। ठीक है,
जब खरपतवार संक्रमित होता है उसी कारण क्या होता है कि फसल और जो पशु के उत्पाद दोनों की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ जाती है। जैसे खरपतवार युक्त खेतों से प्राप्त फसल उत्पाद में वीड के जो बीज होते हैं उसकी उपस्थिति के कारण प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। प्राप्त उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, आप किसी फसल की बुआई किए उसमें से जब उसके बीज को निकालेंगे तो उसमें खरपतवार जो है उसके भी बीज आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, हार्बर इंसेक्ट एंड डिजीज। तो वीड जो होता है उसकी फसल के लिए हानिकारक कीट एवं व्याधियों को शरण देता है। ठीक है, जो खरपतवार होता है वह विभिन्न प्रकार के कीट और रोग को क्या करता है, शरण देता है, अपने ऊपर रहने की क्या करता है कि आवश्यकता पूरा कर देता है। मतलब उसको कोई माध्यम चाहिए रहने के लिए तो खरपतवार उसको पूरा कर देता है। मतलब कहने की यह है कि खरपतवार जो होता है विभिन्न रोगों और कीटों को अपने पास संजो कर रखता है। ठीक है, शरण देता है। जैसे पैडी का स्टेम बोरर हो गया। ठीक है, यह क्या करता है, यह खरपतवार पे ही रहता है। आगे देखेंगे, मोर एक्सपेंस इन लेबर एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब कहने की है कि श्रम एवं कृषि यंत्रों में अधिक खर्चा है। जब खरपतवार अधिक रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक उसको निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि खर्चा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए फार्मर को अधिक खर्चा करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे हेल्थ हेजार्ड, स्वास्थ्य हानियाँ। तो कुछ खरपतवार जो होते हैं विषैले भी होते हैं, ये भी जान लीजिए। कुछ खरपतवार क्या होते हैं, बहुत ही विषैले होते हैं या विषैले स्वभाव के होते हैं, जिनके प्रतिकूल प्रभाव मानव एवं पशु दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो यदि विषैला रहेगा तो उसका प्रभाव जो है मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों के ऊपर पड़ेगा। जैसे गाजर घास का पोलन ग्रेन जो है यह अस्थमा की बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समस्या पैदा करने वाला होता है। ठीक है, एक गाजर घास आता है, आप लोग देखे होंगे, वह घास जो होता है उसमें जो पोलन ग्रेन पाया जाता है वह अस्थमा के जो रोगी होते हैं, जैसे दमा के बोल सकते हैं, जिसको सांस की प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं, तो उस रोगी के लिए क्या होता है, बहुत ही समस्या पैदा कर देता है। कौन, गाजर घास का पोलन ग्रेन। आगे अगला पॉइंट है एलोपैथी। तो इसमें एक पौधा रासायनिक यौगिकों को उत्पादित करने के कारण दूसरे पौधे के प्रति हानिकारक प्रभाव रखता है, इसी को एलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है कि एक पौधा जो होता है वह रासायनिक यौगिक का उत्पादित करता है, जिसके कारण दूसरे पौधे के प्रति हानिकारक प्रभाव रखता है। ठीक है, एलोपैथी उत्पादन से भी अन्य प्लांट पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आगे, लॉस ऑफ एक्वाटिक वीड, जलीय खरपतवारों से हानि। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं उससे क्या होता है, जल की भी हानि होती है। क्यों, क्योंकि ये भी जल को सोखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका भी वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है कि ये भी पानी को सोख कर उड़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि जल का भी नुकसान होता है। चलिए देखते हैं। तो नहरों नालियों में नदियों के जल बहाव को कम कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि खरपतवार जो होते हैं नदियों में उग जाते हैं, नहरों में उग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी की जो बहाव है उसको स्लो कर देते हैं। खेतों में जल विकास एवं सिंचाई में बाधा पहुंचाते हैं। जब हम लोग खेत में सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर खरपतवार की वजह से पानी जो होता है जल्दी से पास नहीं होता है, वहाँ पर भी नुकसान पहुंचाता है। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी को बहुत ही अधिक व्यर्थ करता है, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। जल में प्रदूषण भी फैलाता है, जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट थे। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे देखेंगे इसका कुछ मतलब अगला क्वेश्चन है, खरपतवार खरपतवार नियंत्रण की विधियों के बारे में, सॉरी, खरपतवार के लाभकारी प्रभाव का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, खरपतवार के जो लाभकारी कारक हैं उनका उदाहरण सहित वर्णन करना है, सॉरी, प्रभाव का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि खरपतवार जो है इनसे कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होती है, तो हमने हानि पहले देख लिया, अब कुछ लाभ देख लेते हैं। पहला है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। ठीक है, तो खरपतवार जो होता है क्या होता है कि विभिन्न स्थानों पर उगकर क्या करता है कि मृदा जो होता है उसको बहने से रोकता है, सॉइल को कंजर्व करता है। ठीक है, तो खरपतवारों की जड़ें सघन तथा उथली होती हैं, जिसमें से ये भूमि के कणों को आपस में बांध कर रखते हैं और वर्षा या वायु अथवा अन्य कारणों से भूमि का क्षरण, भूमि कटाव नहीं होने देता। जैसे दूब घास हो गया, दूब घास क्या करता है कि मिट्टी को पूरी तरीके से जहाँ पर उगता है पकड़ लेता है और ऊपर इसका जड़ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी का बहाव वहां से नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब कहने की है कि लाभकारी प्रभाव में पहला पार्ट यही है, लाभकारी कारक में, कि यह क्या करता है कि मिट्टी के कटाव को रोकता है, सॉइल को कंजर्व करता है। अगला है फॉडर एंड वेजिटेबल। तो खरपतवार जो होते हैं इनको हम लोग पशु चारे के रूप में भी यूज करते हैं और कुछ खरपतवार को खाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग पशु चारों के रूप में किया जाता है। जैसे दूब घास हो गया, बहुत सारे घास हैं मतलब जिसका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है, और सांवा हो गया जिसका मनुष्य अपने लिए यूज करता है। ठीक है, आगे मेडिसिनल वैल्यू, कुछ खरपतवार के मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं। ठीक है,
कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है, मतलब चिकित्सीय लाभ होते हैं। तो कुछ वीड का यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पीली कटीली हो गई, ठीक है। इसका यूज चर्म रोग के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार है उनका यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के दवाओं को बनाने के लिए। सीधी बात यहाँ से समझिएगा। कुछ खरपतवार जो होते हैं सुगंधित तेल या इत्र भी बनाए जाते हैं, जैसे मेंथा हो गया, ठीक है। इससे क्या किया जाता है कि सुगंधित तेल या इत्र बनाया जाता है। आगे है मेकिंग थे छप्पर निर्माण। तो कुछ खरपतवार जो होते हैं उनसे क्या कहता है कि हम लोग छप्पर निर्माण में मदद लेते हैं, ठीक है। जैसे काँच हो गया, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं छत को बनाने के लिए। विभिन्न जो हम मड़ई बनाते हैं ना, गाँव में बोलते हैं मड़ई, छप्पर बनाते हैं जब, उसको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फेंसिंग, बाड़े बनाने में। तो कुछ बीट का यूज किया जाता है बाड़ बनाने में, इसमें बारहमासी, झरबेरी आदि का यूज किया जाता है। आगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो कुछ खरपतवार अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद अथवा भूमि पर मिलने पर अपघटित होकर भूमि के जैविक पदार्थों के अंग बन जाते हैं, जैसे ह्यूमस, और क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जो कि लाभकारी होता है। आगे है मल्च। तो विभिन्न खरपतवार नमी संरक्षण के लिए भूमि के ऊपर बिछाकर मल्च का कार्य भी लिया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार को क्या किया जाता है, भूमि के ऊपर बिछा दिया जाता है, जिससे मल्च का कार्य लिया जाता है। आगे जैसे हो गया जलकुंभी। आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अनेक द्विबीजपत्री वीड जो होते हैं, जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, यह क्या करते हैं, यह मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे बथुआ हो गया, ठीक है। देखिए उदाहरण ही पूछा तो इसलिए मैं उदाहरण बताता जा रहा हूँ, उदाहरण आप लोग को याद रखना है। आगे है मेकिंग पेपर एंड फाइबर। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनसे रेशा निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, रेशा निकलता है, जैसे केतकी हो गया। आगे हाइब्रिडाइजेशन। तो वांछनीय गुणों को स्थापित करने के लिए इनके जंगली रूपों में संकरण करके नई वैरायटी को डेवलप की जाती है, नई वैरायटी प्राप्त की जाती है खरपतवार, ठीक है। तो यह खरपतवार के कुछ लाभ थे जो कि मैंने बताए। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से। खरपतवार नियंत्रण की विधियों के बारे में लिखिए। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि का विस्तृत विवेचना कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण की विधि के बारे में बताना है, कुछ विधियों के बारे में, मुख्य विधियों के बारे में। खरपतवार नियंत्रण की जो यांत्रिक विधि है उसका वर्णन करना है। चलिए देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। तो खरपतवार फसलों के लिए एक बड़ी समस्या है। ये फसलों के साथ पोषक तत्वों, पानी और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन कम हो जाता है। इसको नियंत्रित करने की कई सारी विधियां जिनको हम लोग देखेंगे। इसमें पहली विधि है यांत्रिक विधि, ठीक है। पहली कौन सी विधि है, यांत्रिक विधि। इस विधि में खरपतवारों को हाथ से या उपकरणों की मदद से उखाड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है। मतलब यांत्रिक विधि जो होता है ना, इसमें फिजिकली तरीके से, मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने हाथ से ही क्या करेंगे, खरपतवारों को निकालेंगे, या कोई मशीन लेंगे और उससे खरपतवारों को निकाल कर फेंक देंगे। तो इसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, खरपतवारों को हाथ से या उपकरणों की मदद से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, या उखाड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है। आगे रासायनिक विधि। तो इस विधि में खरपतवार नाशी रसायनों को यूज किया जाता है, जो कि खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। आगे है जैविक विधि। तो इस विधि में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंटों जैसे कि कीड़े, बैक्टीरिया और फंगस का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। आगे सांस्कृतिक विधि। इस विधि में फसल चक्रण, फसल घनत्व, सिंचाई और निराई जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यूज किया जाता है, जो कि खरपतवारों को नियंत्रित करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसमें बताना भूल गया हूँ आप लोगों को। मैं इस वीडियो पे यदि आप लोग 40 लाइक कर देंगे तो अगले वीडियो में बता दूंगा, और आज ही वह वीडियो बना दूंगा यदि आप लोग इस पर लाइक इतना कर देंगे तो। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब एकीकृत खरपतवार नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। तो ये विधियां थी, हमें वर्णन करना है किसका, यांत्रिक विधि का। तो यांत्रिक विधि का और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर से ही। तो यांत्रिक विधि खरपतवार नियंत्रण की सबसे पुरानी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। इस विधि में खरपतवारों को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हैंड हो और कुदाल, ठीक है। तो छोटे खेतों में फसलों के बीच खरपतवारों को हटाने के लिए हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण सबसे ही आसान होते हैं, और इन्हीं से क्या किया जाता है, खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। अगला है खुरपी। तो खुरपी आप सभी लोगों ने देखा होगा, खरपतवारों की जड़ों को काटने के लिए और उखाड़ने के लिए खुरपी का यूज किया जाता है। आगे गुड़ाई। तो मिट्टी को ढीला करने के लिए और खरपतवारों को उखाड़ने के लिए गुड़ाई की जाती है। आगे कुल्टीवेटर या कल्टीवेटर। तो बड़े खेतों में खरपतवारों को हटाने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। आगे रोटर।
तो मिट्टी को ढीला करने और खरपतवारों को काटने के लिए रोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, मैकेनिकल सॉरी यांत्रिक में आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ फायदे क्या हैं, देखिए मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि यांत्रिक विधि द्वारा कैसे करते हैं। यांत्रिक विधि में वो होता है जो हाथ से निकालते हैं, कुछ मशीनों से निकालते हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। बस इसका फायदा क्या है, तो यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, मतलब इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। यह विधि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों से मुक्त होता है। यह विधि रासायनिक विधि की तुलना में अधिक किफायती होता है, मतलब सस्ता होता है। यह विधि विभिन्न प्रकार के खरपतवारों और फसलों के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब ये सभी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बस खरपतवार जो है छोटा होना चाहिए, ऐसा ना कि बहुत बड़ा बड़ा हो गया हो घुटने तक और उसमें जा रहे हैं आप काटने, तो उसमें भाई कुछ भी हो सकता है, गर्मी का सीजन है। अगला है यांत्रिक विधि के नुकसान, तो श्रम साध्य पहला पॉइंट। तो यह जो विधि होता है, यह क्या करता है, बहुत अधिक मेहनत लेता है और समय लेता है। ठीक है, इसमें बार बार जुताई से क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, खास करके जब खरपतवार छोटे होते हैं तब। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिया और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है खरपतवारों के प्रसार के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, खरपतवारों के डिसेमिनेशन का वर्णन करना। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ वीट पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूछ रहा है कि खरपतवार जो है कैसे कैसे फैलते हैं, कैसे कैसे इनका प्रसार होता है, इतनी दूर दूर तक खरपतवार कैसे चले जाते हैं, कैसे उग जाते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे डिसेमिनेशन ऑफ वीट क्या होता है। तो खरपतवारों के प्रसार का उद्देश्य, सॉरी, खरपतवारों के प्रकीर्णन खरपतवारों के बीज अथवा वानस्पतिक भागों का विभिन्न उम, भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने से होता है। मतलब खरपतवार के जो भाग होते हैं, कुछ जैसे बीज हो गया, उसका कुछ तना हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने पर क्या होता है कि खरपतवार का प्रसार होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका डिसेमिनेशन मेथड। तो थोड़ा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ, कट गया है फ़ोटो लेने में। तो पहला है डिसेमिनेशन बाय एयर, मतलब हवा के माध्यम से। खरपतवार जो होते हैं वह हवा के माध्यम से भी फैलते हैं। तो खरपतवार के बीजों तथा फलों का सबसे अधिक प्रसार वायु द्वारा होता है। देखिए आप प्रकीर्णन को आप लोग प्रसार पढ़िएगा, प्रकीर्णन भी बोल सकते हैं। तो अधिक प्रसार जो होता है वह वायु द्वारा होता है, क्योंकि कुछ खरपतवारों के बीज बहुत हल्के होते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज में पंख टाइप भी बने होते हैं, जिनकी आकृति पैराशूट जैसी होती है। फल तथा बीज रोएदार या चपटे होते हैं, जैसे गाजर घास, आक, धतूरा, काश, कोहली, गेहूं के मामा के बीज इतने हल्के होते हैं कि यह वायु द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। मतलब आप लोग लिखिएगा कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं, जो कि हवा के माध्यम से एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर उग जाते हैं। इस प्रकार से हवा द्वारा इनका प्रसार होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिसेमिनेशन बाय वाटर, मतलब हवा के साथ साथ पानी से भी खरपतवार जो होता है वह फैलता है। ठीक है, तो जल द्वारा खरपतवारों का प्रसार प्रायः जलीय खरपतवारों का होता है, जो कि नदियों, नहरों तथा बाढ़ के पानी में बहुत से खरपतवारों के बीजों को बहा कर ले जाता है तथा उनको दूर छोड़ देता है। ठीक है, खरपतवार क्या होता है कि अपने पानी में बहुत सारे खरपतवार के बीजों को जब बाढ़ आता है उस समय लिया रहता है और जाकर कहीं पर दूर छोड़ देता है। इस प्रकार यानी खरपतवारों के करोड़ों बीज जो होते हैं एक दिन में बहकर, मतलब एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सिंचाई की नालियों में भी यह खरपतवार उग जाते हैं तथा जिनके बीज सिंचाई के पानी की सहायता से खेत में पहुंच जाते हैं। जलीय खरपतवारों का प्रसार बड़े पैमाने पर जल द्वारा ही होता है। कुछ खरपतवारों के बीजों में पानी के अंदर कई वर्षों तक अंकुरण क्षमता बनी रहती है। ठीक है, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर कई वर्षों तक रह सकते हैं, उनकी अंकुरण क्षमता बनी रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जल द्वारा कैसे फैलता है, तो जल द्वारा जो जलीय खरपतवार होते हैं वो फैलते हैं। जब बाढ़ उड़ाता है तो क्या करते हैं कि खरपतवारों के जो बीज होते हैं उस पानी में फैल जाते हैं और करोड़ों बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के माध्यम से जाते हैं और खरपतवार को उगा देते हैं। ठीक है, आ गया डिसेमिनेशन बाय एनिमल, तो पशुओं द्वारा, जानवरों द्वारा। तो जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के जानवरों द्वारा खरपतवारों का प्रसार होता है और बहुत ही आसान होता है और सरल तरीके से होता है। तो कुछ खरपतवार के बीजों में कांटे, फूंकने, करड़े पशुओं के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गोखरू, चिरचिटा, लटजीरा आदि खरपतवारों का प्रसार पशुओं द्वारा होता है। खाद द्वारा खरपतवारों का भी प्रकीर्णन होता है। दूध घास का प्रकीर्णन एक लान से दूसरे लान में पालतू जानवरों मनुष्यों द्वारा होता है। और जानवर द्वारा कैसे होता है, जानवर जब चरते हैं तो वहाँ से खरपतवार को खाते हैं, और जब उनका गोबर होता है
उससे भी खरपतवार जो होता है वह फैलता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, मतलब पशुओं के द्वारा भी खरपतवार फैलते हैं। उनके पैर हाथ में चिपक सॉरी उनकी बॉडी पर जो होते हैं विभिन्न प्रकार के खरपतवार जो होते हैं वह चिपक जाते हैं, उससे भी खरपतवार फैलता है। किसके द्वारा? एनिमल के द्वारा। डिसेमिनेशन बाई बर्ड, तो कुछ पक्षी होती हैं जिनके द्वारा खरपतवार जो होता है वह फैलता है। तो कुछ खरपतवार के बीच में चिपचिपा पदार्थ होने के कारण पक्षियों की चोट से चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जैसे सांठ हो गया, ठीक है। पक्षियों द्वारा खाने के उपरांत भी कुछ बीजों में पाचन क्रिया के बाद भी बचे हुए बीजों में भी अंकुरण क्षमता कायम रहती है। इस प्रकार पक्षियों के मल के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, प्रसार होता है, ठीक है। आगे डिसेमिनेशन बाय ह्यूमन, तो मनुष्यों के द्वारा भी खरपतवार का प्रसार होता है। मनुष्यों द्वारा खरपतवारों के बीजों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मनुष्यों द्वारा खरपतवारों की प्रसार निम्न प्रकार से होता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ खरपतवारों का प्रकीर्णन विदेशों से हुआ। सबसे पहले और घास को विदेश से लाया गया तथा बाद में यह समस्या सुलभ खरपतवार बन गया, ठीक है। इसे गेहूं का मामा, जंगली जई, जंगली जूट, गाजर घास आदि खरपतवारों का प्रसार विदेशों द्वारा मंगाए गए उन्नत किस्म के बीजों के द्वारा हुआ, ठीक है। जब विदेशों से उन्नत किस्म के बीज मंगाए गए, अच्छी क्वालिटी के बीज मंगाए गए, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार थे जो कि बीजों में उपस्थित थे। वहां से वह सब खरपतवार कहाँ पर आ गए? अपने भारत देश में आ गए, ठीक है, जो कि मनुष्य द्वारा फैला है। फसलों के बीज में खरपतवारों के बीज मिले होते हैं। इन बीजों का प्रयोग बुआई के रूप में कर देने से खरपतवारों का प्रसार हो जाता है। जुताई एवं अन्य कृषि क्रिया करने के समय प्रयोग की जाने वाली कृषि यंत्रों, मिट्टी के साथ खरपतवारों के बीज तथा पौधे चिपक जाने के साथ भी जब इनके यंत्रों का उपयोग दूसरे खेतों में किया जाए तब इनका प्रसार हो जाता है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का खरपतवारों का प्रसार के विभिन्न तरीके, जो कि मैंने आप लोग को बताया और बहुत ही अच्छे से बताया, एकदम समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला 5वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शाकनाशी की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन बताना है किसका? शाकनाशी का, हर्बिसाइड का। तो चलिए देखते हैं। तो शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के काम करते हैं, ठीक है। शाकनाशी जो होते हैं वह ऐसे रसायन होते हैं जिसका उपयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जो होते हैं पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करके कम करते हैं। इसकी विभिन्न क्रिया विधि होती है, जिसमें पहला है प्रकाश संश्लेषण अवरोधक, ठीक है। क्या है? फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर, प्रकाश संश्लेषण अवरोधक। तो विभिन्न प्रकार के शाकनाशी में कुछ ऐसे शाकनाशी होते हैं जो क्या करते हैं कि पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसको रोक देते हैं, जिससे वह पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये शाकनाशी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं। पौधे भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं और अंततः मर जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे अट्राजीन हो गया, सीमाजीन हो गया, ये सब क्या करते हैं कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण को ही रोक देते हैं। अगला है शीट विभाजन अवरोधक। तो कुछ शाकनाशी ऐसे होते हैं जो पौधे की कोशिकाओं के विभाजन को रोक देते हैं। इससे नए पौधे के ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे पौधा मर जाता है। जैसे ट्राईएजोन, क्लोरीमुरोन एथिल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब ऐसे शाकनाशी हैं जो कि क्या होता है कि कोशिका के विभाजन को रोक देते हैं। आगे चयापचय अवरोधक, मेटाबॉलिक इनहिबिटर। तो ये शाकनाशी पौधे में होने वाली महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। ये ऐसे शाकनाशी होते हैं जो पौधे में होने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? रोकते हैं, बाधित करते हैं। जैसे कुछ शाकनाशी प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं, जबकि अन्य लिपिड संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइफोसेट, डाइकेम्ब्रा, ये सब क्या करते हैं? तो ये सब पौधे की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। आगे है सेल वॉल इनहिबिटर, सेल दीवार अवरोधक। तो ये शाकनाशी होते हैं पौधे की कोशिका दीवार के निर्माण को रोक देते हैं। ये क्या करते हैं कि पौधे की जो कोशिका की दीवार होती है उसके निर्माण को रोक देते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और अंततः सूख जाता है, जैसे डिफेनिल ईथर। और अगला है जड़ वृद्धि अवरोधक, रूट ग्रोथ इनहिबिटर। देखिए मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग शाकनाशी का प्रयोग करते हैं तो वह कैसे क्रिया विधि दिखाता है, क्या करता है कि पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो यह सब मैं बता रहा हूँ। तो कुछ शाकनाशी ऐसे होते हैं जो पौधे के जड़ की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे क्या होता है पोषक तत्व और पानी का अवशोषित नहीं कर पाता और पौधा सूख जाता है, जैसे 2,4-D। यह क्या करता है? पौधे की जो जड़ की वृद्धि होती है उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया और पाँचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पे 40 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा और अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।